मेवाड़ में थी सरकार, क्या हुआ उदयपुर संभाग का, चर्चा लगातार जारी है। मेरे सहयोगी गोवर्धन अब हमारे साथ सीधा जुड़े। गोवर्धन, मैं आपसे जानना चाहूंगा, सचिवालय को लेकर पीछे अगर उदयपुर संभाग की तकदीर काया पलट हो रही है, तकदीर बदलने जा रही है, तो पीछे सरकार का जो मुख्यालय है, सचिवालय है, वहां क्या हालात रहे इन 10 दिन के दौरान? देखिए, जब से सरकार उदयपुर संभाग के दौरे पे गई है, यहाँ प्रदेश के कोने कोने से जो आने वाले फरियादी होते हैं, आमतौर पे जो अपने रूटीन कामकाज के लिए, जो राज्य स्तर पे जो फैसलों के लिए या कोई ज्ञापन देने के लिए जो लोग आते हैं, उनके तादाद में एक तो कमी आई और जो आया यहाँ पे उसको निराशा हाथ लगी। लगातार हमने देखा पिछले 10 दिनों से सरकार चूंकि उदयपुर संभाग के दौरे चलिए ये एक मुद्दा हो गया गोवर्धन, लेकिन सबसे बड़ी बात है, कौन सी ऐसी परियोजनाएं थी जिन पर फर्क पड़ा, कौन सी ऐसी फाइलें थी जो अटक गई? देखिए, फाइलें जो परियोजना के सैंक्शन से जुड़ी हुई फाइलें थी, उन पे काम डिले हुआ है। सबसे बड़ा कोटा संभाग का जो 12 में परवन सिंचाई परियोजना है, उसका काम घोषणा के बावजूद काफ़ी दिनों से 2-2.5 महीने से लगातार उसमें डिले होता जा रहा है। और वो 12 जिले में, क्योंकि आदिवासी बहुल इलाका है, किसानों की लंबे समय से वो मांग थी, वो परियोजना अभी तक वहीं की वहीं अटकी पड़ी है। और उस पर समय रहते काम अगर शुरू नहीं हुआ तो वो डिले पे डिले होते जाएगा और परियोजनाओं का काम समय पे शुरू नहीं करने का बहुत बड़ा खामियाजा उठाना पड़ता है। क्योंकि जिस तरह से आज महंगाई बढ़ती जा रही है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट लगातार उनकी बढ़ती जाती है, और जो परियोजना आज 1000 करोड़ की है, वो हो सकता है कल अगर 1 महीने की डिले से भी उसमें 50-60 करोड़ रुपए का इजाफा हो जाए। चलिए गोवर्धन, ये सचिवालय की तस्वीर हुई। अब मैं भरतपुर संभाग की घोषणाओं का जिक्र करता हूँ। गोपालन विभाग की बात हुई, किसान कलेवा योजना की बात हुई, बीपीएल आवास योजना के बचे 24,000 परिवारों को मकान देने की बात हुई। क्या इस पर कोई काम चल रहा है सचिवालय में? देखिए, गोपालन विभाग कागजों में जरूर बन गया है, लेकिन उस गोपालन विभाग का काम क्या होगा, किस तरह की उसकी फंक्शन होगा, उसका लेकर के ग्राउंड पे अभी तक कोई काम शुरू नहीं हो पाया। कागजों में केवल वो विभाग बन गया, लेकिन धरातल पे अभी कोई काम उसका नजर आ नहीं पा रहा है। और रही बात बाकी परियोजनाओं की, तो घोषणाओं तक सीमित है, कागजों में सारा काम चल रहा है, उनको धरातल पे आने पे अभी वक्त लगेगा। क्योंकि सरकारों में आमतौर पर घोषणाएं बहुत जल्दी कर दी जाती हैं, लेकिन जो धरातल पे काम है उसकी रफ्तार बहुत धीमी है। और इसी तरह की अगर रफ्तार धीमी रही तो फिर कोई ज़्यादा अंतर रह नहीं जाएगा, आप जयपुर में बैठ के फैसले करें या फील्ड में जाके करें। क्योंकि जिस तरह की सामान्य तौर पे बीकानेर और भरतपुर में जो समस्याएं सामने आई, उसका लॉन्ग टर्म में वो समस्याएं सामने नहीं आई। बीकानेर का भी जिक्र करते हैं। बीकानेर में राजस्थान स्टेट हाईवे अथॉरिटी के गठन की बात हुई थी, क्या उस पर कुछ काम हुआ? देखिए, हाईवे अथॉरिटी के गठन को लेकर के तो काम कागजों में आगे बढ़ा है, लेकिन हाईवे बनाने का काम जो शुरू होने का बात है, वो अभी दिल्ली में योजना आयोग से पैसा मिलने के बाद में, और जो भूमि अधिग्रहण का जो एक्ट है वो बन जाए, उसके बाद आगे बढ़ पाएगा। क्योंकि जब भी आप नया हाईवे बनाएंगे, उसके लिए एक तो पैसा चाहिए, पैसे के बाद में दूसरी जरूरत आपको जमीन के लिए पड़ती है। तो जमीन के लिए जो स्टेट हाईवे अथॉरिटी के तहत ही एक नया कानून, जो राजस्थान भूमि अधिग्रहण एक्ट है, वो नया बनने अभी जा रहा है। उसका ड्राफ्ट अभी तैयार हुआ है। ड्राफ्ट के बाद में जो फाइनल बिल की वो शेप में आएगा, विधानसभा में रखा जाएगा, उसमें वक्त लगेगा। शुक्रिया गोवर्धन इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आपका क्या कहेंगे पंकज जी? 2 संभागों के जो दावे थे वो अब कहाँ है? नहीं, देखिए अश्विनी जी, पहले भी बात थी, अभी जो है कमल जी ने बताया कि देखिए 3 तरीके की समस्याएं थी। एक तो वो जो हैं, जो आप वहाँ पर गए, वहाँ पर जाने के बाद वो समस्या का उसी जगह पर त्वरित निवारण हो गया और उसको कर दी। दूसरी समस्या ये थी कि वहाँ की जो परेशानियाँ थी, जिसको कुछ मीडियम टर्म पॉलिसी थी, जिसको आप वहाँ ला करके और उसका एक रोड मैप बना करके आप उसकी पे कार्य करके जो एक टाइम बिंग जो आपने प्रोग्राम दिया है उसमें कंप्लीट हो जाए। एक वो थी जो दीर्घकालीन योजनाएं थी, जिस तरीके की, चाहे पानी की हो, चाहे बिजली की हो, चाहे दूसरी समस्या हो, रोड नेटवर्क वर्किंग की हो, ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स थी, जिनको कि बेसिकली आप ला करके जो है उनका एक रोड मैप बनेगी। और उनके बनने के बाद ये हो कि भाई ये जो बनेगा ये इतने टाइम में हम पर डे पर मंथ इतना बनाएंगे, इसके बाद में ये इसको जो है इतने सालों में हम कंप्लीट कर देंगे। सरकार और उसमें आप देखिए, मैं बता रहा हूँ कागजों में बताता हूँ आपको। आप पिछली बार का देखेंगे तो 2 शहर की मैं आपको बताता हूँ, आपको अजमेर और बीकानेर शहर, जब मैं डेप्यूटी मेयर था, मैं जब जैसलमेर गया तो आप देखिए कि सूरसागर की जो पोजीशन थी, आपने पिछली बार भी देखा कि उस सूरसागर की हालत ये थी कि कोई आदमी पास जाना पसंद नहीं करता था। लेकिन जैसे ही एक 15 अगस्त का जो कार्यक्रम था, जो बाद में बहुत विपक्ष ने हल्ला मचाया कि आप क्यों गए, लेकिन वहाँ के लोगों ने जो है, आप देखेंगे तो उस बहुमत में भी वहाँ के जो रिजल्ट आए, वहाँ के लोगों ने जो इस तरीके का उसको सम्मान किया, आप देखेंगे कि उसकी छवि बिल्कुल जो है चेंज हो गई। फिर आप देखिए दूसरी बात, सरकार का एक नजरिया नहीं, लेकिन आप फिर बात आई है, फिर देखिए फिर 5 साल तक सरकार आई, लेकिन 5 साल बाद जब सरकार बीकानेर गई तो आपने वही सूरसागर देखा। क्या सरकार है, क्या एक सरकार की ये जो संपदा है, ये क्या सरकार की है या किसी पार्टी विशेष की है?
ये जो चीजें हैं कि जो चीज आप करके आए उसका कम से कम जो है जिन लोगों ने उसको प्रोत्साहन किया उसकी कम से कम संरक्षण और सुरक्षा करना, ये जो भागीरथ जी, आने क्या वाली फाइलें सरकारों पे इसी काम तरह करेगी। से चलती है? सरकार योजना बनाती है, उसके बाद सचिवालय में क्या होता है उनका? देखिए, लेवल्स इतने हैं कि फाइलें डिले होती है, प्रोजेक्ट्स भी डिले होते हैं, कॉस्ट भी बढ़ती है। ये आज की नहीं, कई सालों की एग्रीगेटेड प्रॉब्लम्स है। मैं तो ये कहूँगा कि जैसे गरीबी उन्मूलन ही है, एक एक मतलब जो बड़ी समस्या को हम एड्रेस करें। अंत्योदय प्रोग्राम भैरू सिंह जी के टाइम पे शुरू हुआ था, मैंने उसका प्रोजेक्ट बनाया था और मॉनिटरिंग की थी, और इतनी स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग थी, बाहर की कंट्रीज़ के लोग आए, उन्होंने देख के, वर्ल्ड बैंक के गवर्नर ने आकर के कहा कि ये सबसे बेस्ट योजना है एंड आई कैन फंड एनी अमाउंट ऑफ मनी। तो इस तरह की प्रोग्राम अगर लागू किया जाए, और उसका मॉनिटरिंग क्या है, भैरू सिंह जी खुद करते थे, फोर्टनाइटली रिपोर्ट बना के मैं उनके सामने पेश करता था, चार्ट। तो स्टेट एवरेज से नीचे जो कलेक्टर्स थे उनको डिस्प्लेजर ऑफ द सीएम खुद कन्वे करते थे कि क्या हो रहा है। तो कोई चीज़ डिले नहीं होती थी, टाइम बाउंड सारा काम होता था। यही चीज़ मैं आपको कर्नाटका की बताऊंगा कि वहाँ सारे कलेक्टर्स के कंप्यूटर्स सीएमओ से कनेक्टेड हैं, और कोई भी कंप्लेंट अगर किसी कलेक्टर के पास 7 दिन से ज़्यादा है, ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर से डिस्प्लेजर ऑफ द सीएम इज़ कन्वेड। तो एक करंट लगता है, आदमी काम करता है और जाता है। जैसे अभी सेक्रेटरीज़ के और मिनिस्टर्स के भी दौरों की बात की है, नाइट हॉल्ट फिक्स कर दे, गाँव के अंदर नाइट हॉल्ट्स हो और ये कंपलसरी कर दे, और हर महीने जिसने बराबर नहीं किया एवरी मंथ जो है बराबर रिपोर्ट जो है सीएम के सामने जाए, और वहाँ उनकी रिपोर्ट भी आनी चाहिए। केवल दौरे करके आने की ज़रूरत नहीं है, लिखित रिपोर्ट आए कि उन्होंने क्या देखा और क्या। ये एक बड़ा सवाल है कि क्या हुआ आगे। ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे चर्चा जारी रखेंगे। उपायगा सरकार यहाँ पर आई थी जब समाज दौरे पे, जो निवारण के लिए कुछ भी नहीं हो पाया, और सिवाय लिपापोती के कुछ नहीं है। ये सब फालतू के ड्रामेबाजी है, लिपापोती है। भरतपुर दौरे पर जब सरकार पिछली बार आई थी उसमें भी कई घोषणाएं हुई थी, उसमें से आधे से ज़्यादा घोषणाएं खोखली साबित हुई हैं, और इसमें समय और पैसा ही बर्बाद हुआ है। शासनिक अधिकारी इस पर काम ढंग से करेंगे तो काम अच्छे से होगा, और इसमें इन दौरों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिग फाइट में आज हमने आपसे सवाल किया था कि क्या सरकार के उदयपुर दौरे से संभाग की तकदीर बदल जाएगी। इस पर आपकी राय हमें मिली। दर्शकों का मानना है, 57% दर्शकों का मानना है कि तकदीर बदल सकती है। 43% इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। अब मेरे सहयोगी पीयूष हमारे साथ जुड़े हैं। पीयूष, मैं आपसे छोटे में जानना चाहूंगा, बड़े फैसले क्या रहे, उदयपुर संभाग की तकदीर किस तरह सरकार बदलेगी? देखिए, जहां तक उदयपुर संभाग के फैसलों की बात की जाए तो कपिल श्रीमाली मेरे साथ है, ये बताएंगे। कपिल, बताओ कि आखिर जो आज उदयपुर को जो उम्मीदें थी सरकार से, कैबिनेट की मीटिंग हुई, किस प्रकार की सौगातें मिली, कितने संतुष्ट है उदयपुर वासी? देखिए, जो पहले जो सरकार के जो दौरे रहे हैं बीकानेर या भरतपुर संभाग में, उसके मुकाबले उदयपुर संभाग को बहुत ज्यादा सौगातें मिली है, क्योंकि जिस तरह से अभी मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने ब्रीफ किया है, जिन घोषणाओं को किया है उसमें सबसे प्रमुख आयर नदी का विकास, क्योंकि आयर नदी उदयपुर की लाइफलाइन मानी जाती है। इसके बारे में हमने अभी महज इस सरकार के दौरे के बीच में ही आयर नदी के विकास को उदयपुर की जरूरत को दिखाते हुए खबर दिखाई थी, और उसके चलते हमें लगता है कि आयर नदी के लिए जो 180 करोड़ रुपए की आज डीपीआर बनाई गई है, वो कहीं न कहीं आयर नदी के सौंदर्यीकरण में जरूर उपयोगी साबित होगी, और ये जो लाइफलाइन है उदयपुर की वो सुंदर होगी। इसके अलावा एडवेंचर स्पोर्ट्स को लेकर यहाँ पर कदम उठाए गए हैं। मेगा आवास योजना धौल की पार्टी में बनाई जाएगी, स्मृति वन उदयपुर में बनाया जाएगा, ये एक बड़ा निर्णय सरकार का है। जाडोल में जो राष्ट्रीय हाईवे है उसका विस्तारीकरण किया जाएगा, क्योंकि हालत सड़कों की काफी खराब इस दौरान नजर आई थी। इसके अलावा केंद्रीय सहकारी बैंक की 3 ब्रांच और खोली जाएगी, जिसमें सराड़ा सहित 2 और अन्य इलाकों में इन ब्रांचों को खोला जाएगा। जो चित्रकूट नगर में खेल गांव है वो पिछले 5 सालों से बदहाली का शिकार था। उस खेल गांव में एक कन्वेंशन भवन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की माता के नाम से भी है। ऐसे में उस भवन का निर्माण जो कार्य है वो जल्द से जल्द पीपीपी मोड पर शुरू कराने की भी तैयारी की जा रही है। अश्विनी, ये तो वो घोषणा है
जो उदयपुर के लिए, इसके अलावा जो उदयपुर में संभाग में पड़ने वाले जिले उसकी तमाम बड़ी घोषणाएं की गई। खासतौर पे बिजली के जब विद्युतीकरण की बात की जाए तो बांसवाड़ा डूंगरपुर जो क्षेत्र है वहां पर कई गाँव में जो कि बिजली से महरूम थे, कुछ मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे वहां पर गई थी, तो उसके विद्युतीकरण का काम अपने हाथ में लेने की बात कही गई है। एक बहुत बड़ी राहत की बात है। एक बड़ी अचीवमेंट बता पाएंगे, सबसे बड़ी घोषणा क्या रही पूरे राजस्थान के लिहाज से? इसके अलावा तमाम जो राजस्थान के लिहाज से सबसे बड़ी घोषणा की कभी बात की जाए तो मैं आपको बता दूं, जो प्रोबेशन पीरियड की बात की जा रही थी, क्योंकि फर्स्ट इंडिया न्यूज ने कल ही इस बात को ब्रेक कर दिया था कि प्रोबेशन पीरियड में कमी की बात की जा रही है। बड़े पदों पे जो न्यूज सीधी भर्ती होने वाली है उसमें 1 साल का जो प्रोबेशन पीरियड है वो कर दिया गया, अब तक 2 साल का था। शुक्रिया पीयूष, शुक्रिया इस जानकारी के लिए। एक बड़ी चीज मोटे मोटे तौर पर संभाग की ओर लेकर सामने आ गई। अब कमल, आप गाँव में जाते रहते हैं और आमतौर पर कहा जाता है कि एक आदमी को रोटी कपड़ा और मकान की जरूरत होती है। क्या ये उदयपुर संभाग के लिए 100% पैकेज है? नहीं, ऐसा पैकेज के लिए तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ये सबसे बड़ी बात है कि सरकार की तमाम योजनाएं जो हैं जिसमें रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्थाएं हैं लिखी हुई और दी हुई भी हैं, लेकिन उनको मिलती नहीं है। और ये जो पूरा ढांचा है वो उनको पहुंचाने के लिए जो कश्मकश करनी चाहिए वो करता नहीं है। तो ये व्यवस्था अगर ये बिठा पाते हैं, ये तो जैसे इस बार ये 10 दिन के दौरे पे गए हैं और जैसा कि ये कह रहे हैं कि हम गुड गवर्नेंस एक्ट लाके और इसको सुचारू रूप से चलाएंगे, अभी तक पुराने 2 संभागों में वो व्यवस्था कायम नहीं हो पाई है। इनकी मज़ेदार बात तब रहे जब ये सिस्टम को वहाँ से जाएं तो वह एस्टेब्लिश्ड करके आ जाए जी। और हो क्या रहा है कि ये एस्टेब्लिशमेंट ढंग से हो नहीं पा रहा है। ये एक पंचिंग बात है। ये एक पंचिंग बात है, क्योंकि आप देखिए कि आप देते हैं, आप मुख्यमंत्री आवास योजना देते हैं, आप अन्नपूर्णा योजना देते हैं जिससे कि अनाज की कमी ना हो। मुख्यमंत्री ने माना भी है, लेकिन इसको दुरुस्त कैसे करेंगे इसका जिक्र नहीं हुआ। इसका जिक्र नहीं हो रहा और इसको बिठाने के लिए आप पूरा चैनल बिठा के नहीं आ रहे हैं। आज आप गए, आपने जो शिकायतें ली है, क्या आपने पंचायत के स्तर पर ऐसी कोई व्यवस्था बिठा के गए हो क्या कि मेरे जाने के बाद भी, हमारे निकलने के बाद भी यहाँ पर आपकी शिकायतों को लिया जाएगा? ये एक अहम मुद्दा आपने बताया। चलिए, यही मुद्दा अगर इनका टॉक से हमारे साथ कॉलर है पंकज जैन जी, बताएं आप क्या कहना चाह रहे हैं? हेलो जी पंकज जी। जी सर, मैं ये 3 बातें बोलना चाहता हूँ इन बीजेपी के नेताओं से। जी, पहली बात तो आपने जो ये 8 महीने 9 महीने 10 महीने हो चुके सत्ता में, तो इन्होंने युवाओं के लिए कौन सा क्या कर दिया? ऐसी एक भी वैकेंसी का रिजल्ट जारी नहीं हुआ। जी, ये एक बड़ा सवाल है। लोग इस तरह के सवाल भी अब करने लग जाते हैं। मैं पंकज जी इसमें भी जवाब लूंगा। लोकेश जी, घोषणाएं हमने उदयपुर संभाग के लिए भी सुनी, राजस्थान के लिए भी सुनी। जिस तरह से कमल ने बताया कि उसके पीछे क्या होगा, उसको लेकर आपको क्या लगता है? देखिए, सरकार का क्या कदम होना चाहिए था? सरकार का रोल तो ये होना चाहिए था कि बड़ी अच्छी बात है और बहुत अच्छा लगता है एक आम आदमी को कि सरकार उनके सामने आती है। सरकार आपके द्वार नाम का जो प्रोग्राम चला रखा है, सुनने में देखने में बड़ा अच्छा लगता है और आम आदमी को राहत महसूस होती है और उससे उम्मीदें और ज़्यादा जगती हैं। उसे लगता है कि मैं जो भी बोलूँगा, मेरी जो समस्या होगी, अगर मैं मुख्यमंत्री के सामने, मंत्री के सामने रखूँगा तो उसका निदान होगा, उसका निराकरण होगा। तो जब ये दौरे करके वापस लौट के आ जाते हैं तो घोषणाएँ कागज़ों में रह जाती हैं। पिछली जो 2 दौरे थे संभागों के, उन पे इम्प्लीमेंटेशन कितना हुआ है उसका कहीं कोई जानकारी नहीं है। तो इसी प्रकार जो ये संभाग रहा, उदयपुर संभाग का दौरा रहा, और इसमें जो घोषणाएं की जा रही हैं उनको पूरा करने के लिए ये क्या मैकेनिज्म डेवलप करेंगे, यहाँ आके ये बताएं कि हमने ये जो सारी चीज़ें देखी हैं उनको सुधार करने के लिए हमारा ये एक प्रयास है और इस प्रयास के तहत हम इन समस्याओं को दूर करने की कोशिश करेंगे। जबकि ऐसा होता नहीं है। ये दौरे करके आ जाते हैं, समस्याओं का अंबार लेके आ जाते हैं, फिर कोई अगले दौरे की तैयारी करने लग जाते हैं और पिछले दौरे में क्या हुआ वो सारा भूल जाते हैं। तो ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम से इस प्रदेश की जनता का हित नहीं होने वाला है। सिर्फ आप इस जनता के पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं, संभागों में घूमकर इस जनता की गाड़ी कमाई को आप बर्बाद कर रहे हैं। उससे आपको सीधे तौर पर सीखना चाहिए कि ये जो बड़ी समस्याएं हैं, जो कि आप पूरे अच्छे तरीके से जानते हैं, आपके पास इतना बड़ा लवाजमा है, इतना बड़ा आपके पास सिस्टम है, प्रशासनिक ढांचा है, उस सब के होते हुए ये सारी तमाम समस्याएं आप इस सचिवालय में बैठ के हैंडल कर सकते हैं और इस जनता के पैसे को बचा सकते हैं, उसको जनहित में लगा सकते हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं कर रहे हैं क्योंकि इनका ये पब्लिसिटी स्टंट रहता है। जिस संभाग में जाते हैं पूरे कैबिनेट को ले जाकर पंकज जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, कुछ नहीं करते हैं। शुरुआत अच्छी कहेंगे, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, शुरुआत अभी बहुत बड़ी बड़ी बातें जो है अभी लोकेश ने कहा, लेकिन देखिए एक बात बड़ी
सीधी सी थी कि देश का 25%, प्रदेश का 25% जो है इलेक्ट्रिसिटी जो परचेज कर रहे हैं और जो उत्पादन कर रहे हैं उसको डिस्ट्रीब्यूशन लॉस में खो रहे हैं। उसके लिए पिछली सरकार ने, आपको ध्यान हो तो बेसिकली फीडर रिनोवेशन कार्यक्रम चलाया। पिछली सरकार ने क्या किया आपको पता है। अभी कॉलर ने, पंकज जी ने पूछा कि आपके जो एग्जाम के रिजल्ट हैं क्या है, क्या प्रदेश के अंदर ऐसा आदमी को नियुक्त किया जाना चाहिए था आरपीएससी का मेंबर, जिसको आप हटा भी नहीं सकते, निकाल भी नहीं सकते। आज सरकार की हालत ये हो गई है कि ना निकली जा रही है ना उगली जा रही है। जितनी भर्तियां थी कोर्ट के द्वारा आपने अटका दी है ना। आज कोर्ट के माध्यम से लोग दर्शन के बैठे हैं कि कोर्ट का डिसीजन आएगा तो हम डिसीजन करेंगे। तो देखिए ये जो चीजें हैं कहीं ना कहीं, ये जो कुरीतियां हैं, ये जो चालू की, इस चीज को बहुत देखना चाहिए और कहीं ना कहीं डिसीजन लेते टाइम पे बहुत ध्यान से लेने चाहिए। डिसीजन वो लेने चाहिए जो आप पूरा कर सके, और कम से कम जो एक ट्रस्ट वाली जो चीज थी कि आप ट्रस्टी हैं ना कि आप सरकार के भागीदार हैं। आप ट्रस्टी के रूप में काम करते कि जो पिछली सरकार काम करके गई थी, जो चीज अच्छी चीजें थी, सरकार यदि पब्लिक उनको मानती है तो उनको रेगुलाइज रखना चाहिए था। आज मैंने आपको बताया बीकानेर में चाहे सूरसागर वाला मामला हो, चाहे फीडर रिनोवेशन का मामला हो, चाहे आरपीएससी वाला मामला हो, जितने भी कार्यक्रम थे आपने उन कार्यक्रमों को उठा करके जो है उसकी हालत ये कर दी कि डिस्ट्रीब्यूशन लॉस 19%, डिस्ट्रीब्यूशन लॉस हर जगह आपको एक शिकायत मिल रही है। आप जनहित की बात मैं एक मिनट देखिए, बहुत कम टाइम है, दोबारा फिर आ जाएंगे। लेकिन आपने लोगों की दवाइयां कम कर दी, उन सबको छोड़ के आप बात कर रहे हैं। नहीं, आप ये बताइए ना, आप जनता के जो पेंशन मिल रही थी वो क्यों रोक दिया? जिस पेंशन को आपने जो पेंशन किया था उसका मॉड्यूल ठीक था क्या? हमें तो आपका मॉड्यूल था क्या? रेवड़ी का आपने 6 महीने बांटी, आपने 6 महीने मॉड्यूल बांटी। 6 महीने के अंदर आपने हालत ये रही कि जिनको एक बार पेंशन मिल गई उनको पेंशन दोबारा नहीं मिला। जिनको पेंशन मिलनी चाहिए थी, किनको पेंशन के योग्य है, किनका नहीं, उनका फीडबैक तैयार किया गया। आदमी का सोचेगा कौन? या तो उस पेंशन को बंद करो, आपने खाली वोट डिक्लेयर करो इस प्रदेश में कि हम पेंशन योजना को बंद। हमने कहा पेंशन आप रिकॉर्ड देके गए क्या? जनता को, अरे भाई आप रिकॉर्ड देके गए क्या कि ये पेंशन के मापदंड है? और मैं कह रहा हूं आप नहीं, यदि गलत हुई तो आप भर के जाएंगे क्या? भाई आप ये कहते तय करते थे, ये घोषणा करते थे कि यदि गलत पेंशन दी गई तो मेरे खाते में से काट लेना। नहीं, आपके नेता ये कहते थे कि गलत पेंशन दी गई तो मेरे खाते में से काट लेते। ऐसे नहीं चलेगा। लेकिन कई खामी है तो उसको कैसे दूर किया जाए, इसमें मैं आपसे राय लूंगा। उससे पहले भागीरथ जी मैं आपके पास आना चाहूंगा, क्या सिस्टम होना चाहिए? क्योंकि ब्यूरोक्रेसी को 5 सेंसेस में से एक सरकार के लिए माना जाता है। ब्यूरोक्रेसी सरकार की आंखें होती है, जो ब्यूरोक्रेसी देखती है वही सरकार इंप्लीमेंट करती है। तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं इस संभाग में सबसे बड़ा रोल ब्यूरोक्रेसी का होना चाहिए? जनप्रतिनिधि को जो दिखाया जाता है, क्या सूरत हाल वैसा ही होता है? देखिए, ब्यूरोक्रेसी और जनप्रतिनिधि दोनों मिलके भी काम करते हैं कई स्टेट्स के अंदर जहां डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन हुआ है। पंचायती राज को फुल पावर्स दिए हैं, 29 के 29 सब्जेक्ट्स दिए। और दूसरा, जहाँ तक सुधारों का सवाल है, सुधारों के लिए पका पकाया मसाला गवर्नमेंट के पास में है। 2000 पेजेस की रिपोर्ट, हमारी 11 रिपोर्ट्स, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन पे, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन पे, रिडर्सल ऑफ पब्लिक ग्रीवेंसेस पे, ट्रांसफर पॉलिसी पे। सरकार की इच्छा शक्ति अगर सख्त हो तो ये लागू कर दे। हालांकि लागू करने से बहुत दुकानें भ्रष्टाचार की उठती है, सारा सिस्टम ट्रांसपेरेंट होता है, सारी जो है वो ईमानदारी आती है जी। वो इच्छा शक्ति हो तो लागू। बगल में मसाया पड़ा है आपके सेक्रेटरीट के अंदर। हमारी रिपोर्ट जो है पिछले 5 साल से धूड़ चाट रही है, कोई उठा के देखता ही नहीं। निश्चित तौर पर ये सवाल उठ जाता है कि फिर विकास और सूरत कैसे रुपए खर्च किए हमने, पूरी कंट्री का दौरा किया, बाहर की कंट्रीज को स्टडी किया। जैसे थैचर गवर्नमेंट थी, उन्होंने सुधार किए थे और उस पर सारी मोस्टली डिपार्टमेंट्स को तोड़ दिया, एजेंसीज बढ़ा दी और एक सिटीजन चार्टर बढ़ा दिया। और उसके बाद उस सिटीजन चार्टर को फुल्ली इम्प्लीमेंट करने के लिए स्ट्रिक्ट जो मॉनिटरिंग कर दी और एक मतलब चार्टर वो एक इनाम रखा कि जो भी एजेंसी टॉप आएगी हर 6 महीने उसको रिव्यू करते थे, उसको वो मार्क जो दिया जाता है, सारे एम्प्लॉइज वो मार्क। वसुंधरा सरकार के लिए कोई सुझाव छोटे में आपका? मेरा सुझाव ये है कि देखिए, इमीडिएटली अंत्योदय लागू करना चाहिए इनको। इमीडिएटली प्रशासन सुधार आयोग की सारी रिपोर्ट्स को एग्जामिन करवा करके इम्प्लीमेंट करना चाहिए। मेरा ये भी सुझाव है कि सारे जो सिस्टम्स हैं, जो रूल्स हैं, प्रोसीजर्स हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, उनको सरल करना चाहिए। और एक बच्चे को भी मालूम, गांव के अंदर हर एक आदमी को मालूम हो। दूसरा, रिडर्सल ऑफ पब्लिक ग्रीवेंसेस सिस्टम स्ट्रिक्टली लागू करना चाहिए। उससे ये यहाँ किसी को आने की ज़रूरत ही नहीं है। हमने कर्नाटका के सीएम के पास जाकर के पूछा, उनसे भी हमारी मुलाकात हुई। उन्होंने कहा मेरे पास तो कोई वीक के अंदर जो 10-12 लोग आते हैं और वो भी वो एक्नॉलेजमेंट कार्ड अगर उसका लेके आते हैं कलेक्टर ने, अगर इस दिशा में काम करना चाहिए। फाइनल कमेंट आपका पंकज, कमल आप देखिए, ये जो बात कह रहे हैं भागीरथ जी, इसी को ही आगे बढ़ाने की ज़रूरत है।
और इसमें आप मोटे तौर पे देखें तो जो समस्याओं का समाधान है वो निचले स्तर पर कैसे हो, इस मैकेनिज्म को पुख्ता करना है। और यही बात मैंने आपसे कही सरकार कहीं ना कहीं जब संभाग के दौरे से लौटे तो उस पर बात करके लौटे कि आगे व्यवस्थाएं कैसे होगी, क्योंकि ये शिकायतें कोई आज की नहीं है, ये शिकायतें कांग्रेस के टाइम से भी है, उससे पहले के टाइम पे भी है, बीजेपी के टाइम, मतलब ये तो आपस में लड़ते रहो। एक मोटी राय हमारे सामने आ गई। वास्तव में करना है तो आपको सही मायने में एक सिस्टम बिठाना है कि हम हो ना हो ये सिस्टम आप। बिल्कुल, चलिए आज इस खास चर्चा में इतना ही। सभी खास मेहमानों का हम यहाँ शुक्रिया अदा करेंगे। चलते चलते एक गीत आपके लिए। नमस्कार।